मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज निर्वचन खंड में चौथी और अंतिम परिभाषा पर चर्चा कर रहा हूँ। इस चौथी और अंतिम परिभाषा में वास्तव में 3 शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिनमें पहला शब्द है सिद्ध या साबित, प्रूव्ड। दूसरा शब्द है असिद्ध या नासाबित, डिस्प्रूव्ड। और तीसरा है सिद्ध नहीं, साबित नहीं हुआ या नॉट प्रूव्ड। इन तीनों की परिभाषा धारा 3 में अंतिम खंड में दी हुई है, लेकिन इन परिभाषाओं पर बात करने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करनी है, जिसमें हम साक्ष्य और सबूत, एविडेंस एंड प्रूफ में डिफरेंस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः साक्ष्य और सबूत दोनों शब्दों को सिमिलर माना जाता है, लेकिन विधिक भाषा में साक्ष्य और सबूत दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। इन दोनों में आधारभूत अंतर है। जैसे यदि हम बात करें कि साक्ष्य को कारण माना जाता है और उस कारण का जो प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉज जो होता है, उसे हम सबूत कहते हैं। इसी तरह साक्ष्य साधन है और सबूत साध्य है, अर्थात न्यायालय में निर्णय तक पहुंचने के लिए साधन अर्थात साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है और साध्य के रूप में सबूत अर्थात प्रभाव तक पहुंचा जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें, साक्ष्य को नींव कहा जाता है, जबकि सबूत को उस नींव पर खड़ा भवन माना जाता है। साक्ष्य जो है वो न्यायालय की जांच का विषय होता है, न्यायालय के विवेक पर परखा जाता है और उस परख के बाद जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए और उस साक्ष्य पर विश्वास कर ले, तब उस साक्ष्य को हम सबूत की संज्ञा देते हैं। तो ये एक साक्ष्य और सबूत में माइनर डिफरेंस है, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि सिद्ध या साबित, प्रूव्ड किसे कहते हैं, तो धारा 3 में जब हम दी गई परिभाषा का अवलोकन करते हैं तो धारा 3 में कहा हुआ है
कि जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के बाद उस तथ्य के अस्तित्व का पूरा विश्वास कर ले अथवा उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य मान ले जितना कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति उस खास मामले की परिस्थितियों में मान लेता। तो सार रूप में यदि कहा जाए तो न्यायालय एक प्रूडेंट पर्सन की भांति कार्य करता है, प्रज्ञावान व्यक्ति की भांति। और न्यायाधीश अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के बाद अर्थात मैटर्स बिफोर इट पर विचार करने के बाद यदि न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व या उसकी अधिसंभाव्यता प्रोबेबिलिटी को मान ले कि वह तथ्य या तो अस्तित्व में है या इतना अधिक संभव है कि उसका अस्तित्व होगा ही, तो हम ये कहते हैं कि वह तथ्य सिद्ध हो गया या साबित हो गया। क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अर्थात युक्तियुक्त संदेह से परे होना, साबित होना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए जब न्यायालय में कोई तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो जाता है तो उस तथ्य को सिद्ध या साबित माना जाता है, प्रूव्ड फैक्ट। इसी तरह यदि हम बात करें दूसरे शब्द असिद्ध या नासाबित, नॉट प्रूव्ड की, तो ये उससे ठीक उलट है। न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात जब किसी तथ्य के अनस्तित्व की या उसके अस्तित्व की अनधिसंभाव्यता पर यकीन कर लेता है तो इसे हम कहते हैं कि वह तथ्य असिद्ध हो गया, ना साबित हो गया। वही बात है कि न्यायालय एक प्रज्ञावान व्यक्ति की भांति तथ्य पर विचार करता है और उस तथ्य के अनस्तित्व पर विश्वास कर ले या उसके अस्तित्व की अनधिसंभाव्यता पर विश्वास कर ले तो वह तथ्य ना साबित या असिद्ध या डिस्प्रूव्ड मान लिया जाता है। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि नासाबित का अर्थ यह है बिल्कुल भी नहीं है कि न्यायालय ने उस तथ्य को असत्य मान लिया है या गलत मान लिया है। वह तथ्य न्यायालय
अपने विषयों समक्ष पेश किए गए विषयों पर विचार करने के पश्चात उसके अनस्तित्व की या अनधिसंभाव्यता की बात मानता है। लेकिन वह तथ्य असत्य है या गलत है, इस बात को नहीं मानता है। इसी तरह यदि हम बात करें साबित नहीं हुआ, तीसरा जो शब्द है सिद्ध नहीं, साबित नहीं हुआ या नॉट प्रूव्ड, तो यह स्थिति उपरोक्त दोनों तथ्यों के मध्य की स्थिति कही जाती है। अर्थात जब कोई तथ्य न्यायालय में न तो साबित किया और न नासाबित किया गया, या वह तथ्य न्यायालय में न तो सिद्ध किया गया और न ही असिद्ध किया गया, तब ये कहा जाता है कि वह तथ्य सिद्ध नहीं हुआ या साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। यदि हम बात करें न्यायिक निर्णय की, तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शंकरलाल का 1981 का सुप्रीम कोर्ट का निर्धारित वाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि न्यायाधीश का या न्यायालय का कार्य अनाज से भूसा अलग करना होता है। जिस तरह से किसान फसल की कटाई छंगाई करता है और उसके पश्चात ऐसे ही मार्केट में नहीं बेच देता, उसको भूसे से अनाज को अलग करना होता है, तो वही कार्य न्यायालय का भी होता है। और न्यायालय बेकार या यूँ कहें जो तथ्य मामले से संदर्भित नहीं हैं या जिन तथ्यों को न्यायालय के सामने जो विषय पेश किए गए हैं उन पर विचार करने के पश्चात उनका अस्तित्व नहीं है, इस निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंचा है, तो न्यायालय को पेश किए गए सारे तथ्यों को मिलाकर उन सब पर गहन विचार विमर्श करके और यूजफुल फैक्ट्स को अलग करना है और अनयूजफुल फैक्ट्स को अलग करना है। ये कार्य न्यायालय का होता है, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने तय किया था। और इसी तरह यदि हम बात करें तो इंग्लिश लॉ का एक प्रिंसिपल है जिसको कृष्ण मोची बनाम स्टेट ऑफ बिहार के 2002 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित केस में स्पष्ट किया था कि इंग्लिश लॉ का एक प्रिंसिपल है फॉल्स इज इन यूनो, फॉल्स इज इन ओमनिबस। अर्थात एक गलत तथ्य से सभी तथ्य गलत हो गए, ऐसा माना जाता है। और ये इंग्लिश लॉ का तथ्य बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण
सिद्धांत माना गया है। फॉल्सेज इन यूनो, फॉल्सेज इन ओमनिबस। तो ये कुल मिलाकर सिद्ध असिद्ध या सिद्ध नहीं हुआ, ये सभी न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात, मैटर्स बिफोर इट, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो धारा 3 में न्यायालयों या न्यायाधीशों के मार्गदर्शन के लिए दी हुई है कि न्यायालय को अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि वह तथ्य सिद्ध हुआ या असिद्ध हुआ या सिद्ध नहीं हुआ। और न्यायालय को एक सामान्य प्रज्ञावान, सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह कार्य करना है। तो ये कुल मिलाकर आज हमारी चर्चा हुई कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसमें चौथी परिभाषा, जिसमें हमने 3 शब्दों सिद्ध, असिद्ध और सिद्ध नहीं, प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड पर चर्चा की। कल हम नेक्स्ट वीडियो में साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।